गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू योर एसएसटी क्लासेस क्लास 8th। ओके, सो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में, केस स्टडी और ब्लू रेबेलियन के बारे में। तो उसी में आप लोगों का वीडियो लास्ट में पॉज हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इस क्लास में इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो हम लोग रियायती सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे अबाउट इंडिगो कल्टिवेशन। तो रियायत के बारे में, रियायती सिस्टम हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं रियायत, इसको हम लोग देख रहे थे। तो रियायत ने क्या क्या फेस की प्रॉब्लम्स, ये कहाँ पे है आपके पेज नंबर 45 पे। ठीक है, रियायती सिस्टम में आ जाओगे 1 फर्स्ट सेकंड पैरा में। द रियायत फेस्ड अनदर प्रॉब्लम, they were constantly pressurized into growing indigo on the soils which they considered best and used for growing rice। क्या हुआ, अब रियाज जो थे इसके बारे में हमने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये बताया था कि ये बच्चे बोल रहे हैं, बोलते बोलते ना कभी कभार वो जबान लड़खड़ाने लगती है। जो रियाज थे ये कौन थे, ये वो फार्मर्स थे जिनको प्रेशराइज करते थे ब्रिटिशर्स इंडिगो की खेती करने के लिए। तो अब इनकी क्या प्रॉब्लम थी, इनको ये समझ में आ गई थी बात कि जो ये लोग लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं और जो ये लोग हमको पैसा दे रहे हैं इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, ये लोग जो हमसे काम ले रहे हैं उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम्स फेस किया रियाज ने, इनको ये समझ में आने लगा कि भाई जिस ज़मीन पे जिस खेत पर हम लोग इंडिगो का प्लांटेशन कर रहे हैं वो तो बेस्ट है इंडिगो प्लांटेशन के लिए, लेकिन वो उसी सेम टाइम पे वो बेस्ट किसके लिए है, और राइस के लिए, राइस कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है। तो अब ये सोचते थे कि भाई हम लोग चावल बोएं कि हम लोग इंडिगो बोएं। ठीक है, और अगर इसमें ये भी था कि 25% लैंड एरिया में आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिगो प्लांटेशन का करना है ना। तो राइस कल्टीवेशन इन लोग नहीं कर पाते थे और उस पर इंडिगो कल्टीवेशन करते थे। ये नहीं चाहते थे कि उनकी जो सबसे अच्छी मिट्टी है उस पर इंडिगो कल्टीवेशन किया जाए। ये चाहते थे कि उस मिट्टी पे क्या हो, उस मिट्टी पे हम चावल का खेती करें, पैडी की खेती करें, ताकि उससे हमें अच्छा प्लांट निकल कर मिले, हमें अच्छा हमारा प्रोडक्शन हो। लेकिन इनको तो फोर्स किया जाता था। They did not want to grow indigo on their best soil because they knew that the deep roots of the indigo plants exhausted the soil rapidly। और इनको ये बात पता थी कि ये जो सॉइल की फर्टिलिटी है, इंडिगो की जो खेती ये लोग कर रहे हैं उसमें जो डीप रूट्स हैं, उसकी जो रूट्स थी वो बहुत ही गहरी जाती थी और वो सॉइल की फर्टिलिटी को बर्बाद कर देंगी। तो इस वजह से ये नहीं चाहते थे ये काम करना, और ये जानते थे कि अगर हम लोग इंडिगो खेती इस पर करेंगे तो कुछ सालों में ही ये ज़मीन जब बर्बाद हो जाएगी, मिट्टी बर्बाद हो जाएगी, इसके बाद फिर इस पर राइस कल्टिवेशन कभी नहीं हो पाएगा। कि ये सब कहानी थी। आ जाओ ब्लू रेबेलियन पे, क्या लिखा है, दो द इंडिगो कल्टिवेटर्स फाउंड द इंडिगो कल्टिवेशन सिस्टम हाईली ऑप्रेसिव, दे डिड नॉट प्रोटेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इंडिगो कल्टिवेटर्स को ये बात पता थी कि ये इंडिगो कल्टीवेशन हम लोग से जो करवा रहे हैं ब्रिटिशर्स, ये हमें दबाव प्रेशर में ला करके करवा रहे हैं। ठीक है, दे डिड नॉट प्रोटेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इसलिए इन लोगों ने लंबे समय तक के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया। However, some new developments that took place around the mid-19th century gave them enough courage to rise up in rebellion। लेकिन कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए मिड-19th सेंचुरी में, तब इन लोगों के अंदर साहस आया कि भाई अब तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, अब हम लोग इंडिगो की खेती नहीं करेंगे, और इसलिए इन लोगों ने तब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। चल 1859 में क्या हुआ, मैनी लोकल जमींदार्स एंड विलेज हेडमैन वेंट अराउंड विलेजेस अर्जिंग द रियार्ड्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्लांटर्स। देखो अभी तक तो जमींदार जो प्लांटर्स थे, जो फार्मर्स थे, उनके ऊपर ये लोग खुद ही नकेल कसे हुए थे। जमींदार अपने आप को बहुत बनते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, ब्रिटिशर जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था वो तो किसी के भी नहीं थे, वो तो सबको अपने हाथ का पपेट बनाना चाहते थे कि बस हम ऐसे डोरी घुमाएं और वो खिलौने के तरीके से हमारे सामने लोग काम करें, है ना। तो ज़मींदार थे जो रियायतवारी सिस्टम्स के जो ऑफिसर्स थे, मतलब जो मिडलमैन थे, ये सब क्या करते थे, ये सब बड़े खुश हुआ करते थे कि हमको तो पीजेंट से पैसा ले रहे हैं, हम तो उनसे इतना परसेंटेज पैसा लेकर रख ले रहे हैं, बाकी तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहे हैं। लेकिन इनको ये बात पता नहीं थी कि जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स हैं वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अब देखो, अभी ज़मींदार और रियायत ये जो होंगे आपके विलेज हेडमैन, अभी ये खुद ही जाकर के फार्मर्स से कहेंगे कि इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ आप लोग लड़ाई छेड़ दो, आंदोलन छेड़ दो। क्यों, इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताते हैं। देखो क्या लिखा है, द जमींदार्स वर एंग्री एट बीइंग प्रेशराइज्ड बाय द प्लांटर्स टू गिव देम देयर लैंड ऑन लॉन्ग लीजेस।
ज़मींदार्स की जो ये आप लोगों ने निज सिस्टम के अंडर में पढ़ा था ना कि ज़मींदार्स की जो ज़मीन थी वो छोटी छोटी टुकड़ियों में बटी चुकी थी, उस पर इंडिगो का प्लांटेशन हो नहीं पाता था। तो जो अगल बगल की ज़मीन थी, ज़मींदार क्या करते थे, उसको किराए पर उठाते थे और वो प्लांटर्स को देते थे, और किराए पर उठाने में उनको फिर ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। तो इस वजह से ज़मींदार गुस्सा हो गए, उनको वो भड़क गए, तो वो एंग्री हो गए इस बात पर। तो द विलेज हेडमैन वर एंग्री बिकॉज दे हैड बीन फोर्स्ड इनटू साइनिंग इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। और विलेज हेडमैन क्यों इतना परेशान थे, ये वो क्यों गुस्सा हो गए, ये जमींदार क्यों गुस्सा हो गए, इसके बारे में तो आप लोग जान गए। विलेज हेडमैन क्यों गुस्सा हो गए, क्योंकि विलेज हेडमैन को भाई बार बार फोर्स करते थे ये लोग कि आप पूरे गाँव की तरफ से साइन करो एग्रीमेंट को कि इंडिगो प्लांटेशन हम इतनी ज़मीन पर करवाएंगे। तो इस वजह से विलेज हेडमैन गुस्सा हो गए। इस वजह से क्या हुआ, दीज मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट्स टू डील विद द लठियाल्स ऑफ द प्लांटर्स। तो इस वजह से क्या किया, यही ज़मींदार और यही विलेज हेडमैन जाके किसान लोगों को भड़काने लगेगा, अरे भाई तुम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलो, हम लोगों से ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और इस वजह से जो इंडिगो पीजेंट्स थे वो खड़े हो गए और लठियाल्स ऑफ द प्लांटर्स। अब ये लठियाल्स कौन थे, द लठियाल्स वर मसल मैन, मतलब ऐसे ऐसे लोग जो मतलब तगड़े होते थे ना, जैसे पहलवान वगैरह होते थे, आर्म्ड विद लाठीज, और उनके पास क्या होते थे, लाठी। दे वर मेंटेन्ड बाय द प्लांटर्स टू बुली द इंडिगो रियॉर्ड्स। और वो जो प्लांटर्स जो थे ये ऐसे लठियाल्स को रखते थे अपने पास, क्योंकि भाई खेती करना इतना आसान काम नहीं है, अब खेत की रखवाली कौन करेगा, तो ये लठियाल्स करते थे खेती रखवाली। तो यही लोग अब क्या करेंगे, अब रिबेलियन छेड़ देंगे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और इंडिगो के रियॉर्ड्स जो हुआ करते थे, जो रेतवारी सिस्टम में जो रियॉर्ड जाकर के मतलब इंडिगो की जब खेती जब हो जाती थी तो इन लोग लेने जाते थे, तो इनको भी अंडर में रखने के लिए पीजेंट्स अपने पास कौन रखते थे, लठियाल्स, ताकि अगर इंडिगो के जो रियायत आएंगे और अगर वो कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम उनको फिर देंगे खाने भर का। चलो ब्लू रिबेलियन पे आ जाओ। ये आपका ब्लू रिबेलियन, ये हो गया आपका इंडिगो प्लांटेशन की बात। अब आ जाओगे ब्लू रिबेलियन में। ब्लू रिबेलियन स्टार्टेड कब हुआ, मार्च 1859 में, व्हेन थाउजेंड्स ऑफ इंडिगो रियॉर्ड्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। वही मैंने कहा था ना कि अगर बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर दबाव बनाओगे तो अंत में तो फिर वो भांडा फोड़ करेगा ही, फिर वो वोल्केनिक इरप्शन की तरीके से वो निकलेगा, ज्वालामुखी फूटेगा। बस गुस्सा फूटा इंडिगो रियॉर्ड्स का बंगाल में, उन्होंने इंडिगो खेती करने से मना कर दिया। अब रिबेलियन जो था ये मोमेंटम गैदर कर लिया, मतलब ये तेज़ी से चलने लगा। रियॉर्ड्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स। रियॉर्ड्स से कहते हैं कि भाई हम नहीं पे करेंगे रेंट को प्लांटर्स को, मतलब हम जो ज़मीन लेकर के लीज पे काम कर रहे थे उसे हम नहीं देंगे पैसा। और यहाँ तक कि इंडिगो फैक्ट्री से भी अटैक कर दिया विथ लाठीज़, लाठी उठी लेकर के इंडिगो फैक्ट्रीज पे जा कर के अटैक कर दिया। स्पेयर्स, स्वॉर्ड्स, बोज, एरोज, ठीक है, तलवार भाला जो भी मिला, छन्नी पलटा, घर में किचन में कहीं पे कुछ भी लेकर के टूट पड़े इंडिगो फैक्ट्रीज पे। यहाँ तक कि वुमेन जो थी उन्होंने भी फाइट किया इसके लिए, गुस्से में वो लोग भी भड़क गई, वो लोग भी, मटका हो गया, ईंटा हो गया ना, किचन का आइटम हो गया, वही हमने बताया ना, बर्तन वगैरह कुछ भी जो सामने आया वही उठा करके लेकर के सर फोड़ो, ये शुरू कर दें लोगों ने। फिर गोमास्थास और द एजेंट्स ऑफ द प्लांटर्स वर बीटन अप व्हेन दे केम टू कलेक्ट रेंट एंड ऑल द अदर्स हु वर्क फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड। और वो लोग जो प्लांटर्स के एजेंट्स थे, गोमास्थास जिसको हम लोग यहाँ पे बोला जा रहा है उस टाइम में बोलते थे, और एजेंट्स जो थे प्लांटर्स के जो आते थे कलेक्ट करने के लिए इन लोगों से प्रोडक्शन को, कि लाओ इंडिगो का प्रोडक्शन जो है हमें दे दो, उनको पकड़ के ये लोग तोड़ देते थे, बीट करते थे, मारते थे। और उसके बाद जो लोग आते थे कलेक्ट करने के लिए रेंट को, और उसके बाद जो लोग काम करते थे इंडिगो खेती में उसको सोशली बॉयकॉट कर दिया गया, मतलब उसको समाज से निकाल दिया गया, समाज से उसको कहा जाता था कि आप समाज का हिस्सा ही नहीं हो। रियॉर्ड्स कलेक्टिवली रिजॉल्व दैट दे वुड नेवर सो इंडिगो। अब रियॉर्ड्स ने दिमाग बना लिया था पूरी तरीके से, आपस में मिल गए थे फार्मर्स, और उन्होंने कहा कि अब हम लोग इंडिगो खेती कभी नहीं करेंगे। पीजेंट्स होप दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देयर कॉज। पीजेंट्स को ये लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमारी कॉज को सपोर्ट करेगी कि हम लोग क्यों नहीं इंडिगो खेती करना चाहते हैं। दे वर राइट इन देयर व्यू बिकॉज द गवर्नमेंट हैड रिसेंटली फेस्ड अ मैसिव रिवोल्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857, एंड डिड नॉट वांट अनदर वन टू फ्लेयर अप। अब देखो पीजेंट्स को ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि सरकार जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमारा साथ देगी। क्यों? क्योंकि उनको ये बात पता था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट पागल थोड़ी ना थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत चालाक थी, तभी तो सबको अपने हाथ का पुतला बना कर रखी हुई थी। अभी जस्ट क्या हुआ था, 1857 में रिवोल्ट हुआ था। आप लोगों को ये सब चीज़ें, ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ाया गया होगा।
फर्स्ट जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, ये इतना भयानक हुआ था कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, कि अगर ये रिवोल्ट अगर कायदे से ये उस टाइम पे हो गया होता ना तो हम लोग 1857 में आज़ाद हो गए होते। लेकिन खैर वो नहीं हो पाया, 100 साल बाद फिर हुए, 1947 में हुए, 90 साल बाद। तो ये रिवोल्ट जो हुआ था इतना भयानक, इसमें ब्रिटिशर्स ये बात समझ गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ गई थी कि अरे भाई ज़्यादा दबाएंगे तो बहुत भयानक, फिर हमको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इस वजह से ये वाला जो ब्लू रेबेलियन था इसको उन लोगों ने ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश नहीं की। इट रेडिली टुक नोटिस ऑफ द इंसिडेंट्स टेकिंग प्लेस इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे वो उसने देखा क्या क्या हो रहा है इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में, क्या कहानी चल रही है। तो 1859 में ठंडी में क्या हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर टूवर्ड द रीजन, लेफ्टिनेंट गवर्नर आया, उन्होंने रीजन का पूरा टूर किया, देखा, विजिट किया। His visit was seen as an indication of the government's sympathy for the riot's plight। जब वो विजिट करने आए तो लोगों को ये लगा कि हाँ भाई ये हमारी कुछ परेशानी हल करेंगे, ये हमारी बातों को सुनेंगे। 12/7 में जब क्या हुआ, मैजिस्ट्रेट एशले एडन tried to control an explosive situation by issuing a notice assuring that riots would not be able to force into signing indigo contracts. He was regarded as a sympathizer of the rebellious riots। तो 12/7 में गए मैजिस्ट्रेट, क्या नाम था उनका, एशले एडन, उन्होंने इस बात की आश्वासन दिया कि भाई हम लोग जो नोटिस आपको देते थे कि आप लोगों को ज़बरदस्ती आप लोगों को इंडिगो खेती करना है, हम लोग आप लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे, वो अब हम लोग आप लोगों से ज़बरदस्ती इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवाएंगे। और इस वजह से जो रिबेलियस रियॉट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको ये लगा कि भाई ये तो थोड़ा काम लायक पर्सन है, ये एक सिंपैथाइज़र है, मतलब ये हमारी बातों को समझ रहा है। इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स वर ऑल्सो Indigo district were also visited by a number of intellectuals who wrote articles and books on the plight of the indigo cultivators। तो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में और कौन कौन गया, भारी भारी इंटेलेक्चुअल्स गए। इंटेलेक्चुअल्स मतलब जो बहुत ही ज़्यादा एक फेमस पायोनियर है, पर्सनालिटी है, जो लिखने उखने का काम करते हैं, जो कि आर्टिकल्स और बुक्स लिखते हैं, ठीक है, वो चीज़ों को समझते हैं अच्छी तरीके से, गहन अध्ययन जो करते हैं वो लोग हो जाते हैं इंटेलेक्चुअल्स। तो वो इंडिगो कल्टिवेटर्स की क्या परेशानी थी इसको लिखने के लिए वो लोग इंडिगो के खेती वेती पे जा करके वो सबका ब्यौरा लिए। इसी में आपका एक नाम है, अंडरलाइन कर लीजिए, दीन बंधु मित्रा रोट अबाउट दिस सेम इन नील दर्पण। तो नील दर्पण में दीन बंधु मित्र ने क्या लिखा है, इंडिगो कल्टिवेटर्स के प्लाइट को, उनकी परेशानियों को। विद ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट द ब्लू रिबेलियन द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्वंग इनटू एक्शन। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या हुआ, अपना काम करने लगी। उसको ये लगा कि ब्लू रिबेलियन इतना भयानक हो रहा है, अब हम लोग को कहीं यहाँ से सत्यानाश न कर दे ये सब जो हमारे रिबेल्स हैं। तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर अपना काम करना शुरू कर दिया। क्या किया, इट सेंड द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स अगेंस्ट पीजेंट अटैक्स। जो प्लांटर्स थे भाई, जो लोग आते थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए पीजेंट जो अटैक कर देते थे उनके ऊपर, है ना, फार्मर जा करके उठा करके पटक देते थे उनको बचाने के लिए ब्रिटिश ने मिलिट्री भेजा। और क्या किया, ऑल्सो सेटअप अ कमीशन टू इंक्वायर इनटू द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। एक कमीशन सेटअप किया जिसमें क्या किया गया, उस कमीशन में कुछ ऐसे पर्सन्स को बैठाया गया और उनको ये बताया गया, जैसे हमारा जज वगैरह का पैनल नहीं बैठता, उसमें फिर वो कोई सुनवाई करते हैं भारी भारी केसेस पे, उसी तरीके से कमीशन, एक कमेटी गठित की गई, उसमें जो ऑफिसर्स थे उनको बैठाया गया और कहा गया कि आप देखिए कि क्या सिस्टम है अभी इंडिगो कल्टिवेशन का, क्यों इतना उपद्रव मचा रखे हैं ये फार्मर्स। कमीशन बैठी, कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया, पढ़ाई मतलब पूरा अच्छे तरीके से सर्विलांस किया, इसका देखा समझा, फिर उन्होंने रिपोर्ट दिया कि जो प्लांटर्स थे वर क्रिटिसाइज्ड फॉर यूजिंग ऑप्रेसिव मेथड्स ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। इसमें इस रिपोर्ट में जो पर्सन्स थे, जो पायोनियर्स थे, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, इस कमीशन ने क्या, कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में ये लिखा कि जो प्लांटर्स थे, मतलब जो ज़बरदस्ती करवाते थे पीजेंट्स को कल्टीवेशन के लिए, ये इनको क्रिटिसाइज़ किया गया, इनको बेकार बताया गया कि इनकी जो ऑप्रेसिव मेथड्स थे इंडिगो कल्टीवेशन के, मतलब इंडिगो कल्टीवेशन के खेती की इतनी बेकार जो मेथड्स थे उसको ये लोग ज़बरदस्ती इंप्लीमेंट करवाते थे, इसीलिए इन लोगों को झेलना पड़ रहा है। इसमें और क्या बताया गया कमेटी की रिपोर्ट में कि जो ग्रोइंग इंडिगो था, इट वॉज नॉट बेनिफिशियल फॉर द रियॉट्स, रियॉट्स के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं था, कहीं से भी रियॉट्स उससे बेनिफिटेड नहीं हो रहे थे। रियॉट्स वर आस्क्ड टू ऑनर देयर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स बट दे वर अलाउड टू रिफ्यूज टू सो इंडिगो इन फ्यूचर।
तो रिवॉर्ड्स को क्या कहा गया कि अभी जो आपका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स है, मतलब अभी आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अभी आप उसको इंडिगो कल्टीवेशन कर लो, लेकिन आगे अगर आपको इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करना है तो अब आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। द पीरियड फॉलोइंग दिस इवेंट्स और रैपिड फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन बंगाल। और फिर जब उन लोगों को थोड़ा सा छूट मिला, थोड़ा सा आराम मिला किसानों को, भाई को, फिर क्या हुआ, उन लोगों ने थोड़ा सा आराम, मतलब उन लोगों को इंडिगो, अब फिर क्या हुआ, इंडिगो खेती अब कम हो गई, ठीक है, और वहीं पे वो चावल वावल बोने लगे, अपना पैडी वगैरह खेती करने लगे। और इंडिगो कल्टीवेशन में हमें यहाँ पे फॉल दिखाई पड़ेगा, रैपिड फॉल दिखाई पड़ेगा, बहुत तेज़ी से फॉल दिखाई पड़ेगा। इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करना चाहते थे फार्मर्स, लेकिन ज़बरदस्ती उनसे करवाया जाता था। इस बात से ये प्रूव हो जाता है बंगाल में। अब कोलैप्स हो गया इंडिगो प्रोडक्शन का बंगाल में, अब प्रोडक्शन हो नहीं रहा है इंडिगो का, तो प्लांटर्स कहाँ पे जाने लगे, बिहार। अब बिहारी के लोग जाने लगे प्लांटर्स कि भाई इंडिगो की तो खेती, अब इंडिगो में इन्वेस्टमेंट करना तो मतलब लॉस अब में होगा खाली। फिर लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, देयर बिजनेस सॉ स्टीप फॉल। देखो यहाँ पे बिजनेस में क्या हुआ, बुरी तरीके से गिर गया बिजनेस, ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ सिंथेटिक डाइज। अब कपड़े रंग करने के लिए इंडिगो नहीं रहे तो कुछ ना कुछ तो लाएंगे ना, तो सिंथेटिक डाइज का इन्वेंशन हो गया। हाउएवर दे कंटिन्यू टू अर्न प्रॉफिट बाय एम्प्लॉइंग वेरियस ऑपरेसिव मेथड्स। लेकिन अभी भी ये जो प्लांटर्स थे ये बहुत ही ज़्यादा, ये क्या बताया जाए इनको, अभी भी ये कंटिन्यू, अभी भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं कुछ ऑपरेसिव मेथड्स को लगा करके। 1917 में peasants of चंपारण बिहार also rose up in protest against the planters encouraged by महात्मा गांधी। तो 1917 में जो peasants थे कहाँ के, चंपारण बिहार के, ये भी खड़े हो गए प्लांटर्स के अगेंस्ट में कि ये लोग ज़बरदस्ती हमसे इंडिगो कल्टीवेशन करवा रहे हैं। और इनको खड़े होने के लिए कौन इनकरेज किया था, हमारे महात्मा गांधी ने, ठीक है, हमारे बापू ने। दिस वॉज अ पीसफुल प्रोटेस्ट। अब आपको पता ही है बच्चों, महात्मा गांधी जो हमारे थे वो अहिंसा के पुजारी थे, वो कभी भी हिंसा नहीं करते थे किसी भी काम में। तो ये प्रोटेस्ट भी इनका पीसफुल था, शांतिपूर्ण था, और इसीलिए इसको हम लोग चंपारण मूवमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे हुआ था, बिहार में चंपारण जो जगह होगा, गांव होगा, वहाँ पे हुआ था। तो ये हो गया आपका लेसन कंप्लीट। बहुत ही बड़ा चैप्टर था बट इंटरेस्टिंग। हिस्ट्री इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग बट लेंथी। कोई नहीं, चलो हो गया कंप्लीट। आप लोग आई होप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आप लोगों को हिस्ट्री आई होप कि समझ में आ रहा होगा, हिस्ट्री अच्छी तरीके से। कोई प्रॉब्लम होगा बच्चों तो यहीं पे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियोज़ को देखें, कई बार देखो। एक वीडियो को कई बार देखोगे तो इस तरीके से तुम्हारे आंसर्स वगैरह खुद ही बना के लिख लोगे। अब तो क्लास 8th में आ गए हो, ठीक है। अगर चीज़ें पता रहेंगी तो उसको सब सेंटेंस में फॉर्म करने में देर नहीं लगेगा। और अपना एक्सरसाइजेज वगैरह हम लोग करेंगे PDF फॉर्मेट में, और जैसे जैसे काम करवाते चलो उसको करते चलो, कॉपी में करते चलो। स्कूल खुलेगा तो सब वापस से कॉपीज़ चेक होंगी, ठीक है। सो बेटर बी प्रिपेयर्ड। ओके क्लास, थैंक यू।